हाय ऑल ऑफ यू। सबसे पहला व्हाट वी विल डू, जो कल भी जितना भी पढ़ा था उसका एक 5 मिनट में लेट्स डू रिवीजन पूरा। उसके बाद वी विल गो अहेड आज का टॉपिक्स। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ना शायद मैं ये चालू कर दूं आप लोग का कोई एक चैप्टर। लेट्स से मैं मॉडल 1 शायद स्टार्ट कर दूंगा आप लोग का। ओके, मॉडल 1 अपना चालू हो जाएगा। सो बेसिकली हमने क्या सीखा था दैट ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बाहर का बंदा आएगा विच ही विल डू ऑडिट of financial information, balance sheet, income statement, cash flow statement, notes to accounts, whether profit oriented or not, irrespective size of a legal form, when such examination is conducted to express an opinion. क्या ये डेफिनेशन रट्टा मानना है? नहीं, कोई भी चीज डेफिनेशन रट्टा आपको नहीं मानना। ओके आपको जो सिमुलेशन भी आएगा उसमें थ्योरी कंटेंट बहुत कम पूछेगा। आपको प्रैक्टिकल कुछ चीजें होंगी जो आपको वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आपको ये डेफिनेशन रट्टा नहीं मानना। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अदरवाइज आपको रट्टा कुछ भी नहीं मानना। ओके सबसे पहला हु विल ऑडिट, तो मैंने आपको बोला था ऑडिटिंग विल बी डिटर्न बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन एंड इस बंदे को ही ऑडिटर बोलते हैं। मैंने यूएस गैप के हिसाब से एक चीज बताया था, इट शुड बी अ लाइसेंस सीपीए, दूसरा अ फॉर्म ऑफ सीपीए, रजिस्टर्ड सीपीए फॉर्म्स। ओके थर्ड डेफिनेशन था मेरा ऑडिट एविडेंस, जहां मैंने आपको ये बताया था कि आप जब भी कोई भी एंट्री अगर आप चेक करने वाले होंगे तो सबसे पहले चीज आपको किसी ना किसी इनवॉइसेस का बेस लेना पड़ेगा। अगर आप इनवॉइसिंग का बेस नहीं लोगे तो आपका ऑडिट कंप्लीट ही नहीं होने वाला। तो ऑडिटिंग एविडेंस इज नथिंग बट एविडेंस जिसके बेसिस पे आप ऑडिट करोगे। मैंने रेंट एग्रीमेंट एग्जांपल दिया था, बैंक स्टेटमेंट एग्जांपल दिया था, मशीन का इनवॉइसेस या फिर जो कंफर्मेशन बताया था वो आपको बताया था। नेक्स्ट डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा था विच वाज असर्शन। आप जितना भी ऑडिटिंग करने वाले हो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जितना भी ऑडिट करोगे आपको असर्शंस के बेसिस पे ऑडिट करना पड़ेगा। इसको फाइनेंशियल असर्शंस भी बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था आई ऑलवेज कॉल, ये बाहर का नहीं, मैं हमेशा इसको शॉर्टकट बना के बोलता हूँ, इट इज कॉल्ड एज सिवॉक। और उसमें मैंने आपको ये बताया था सी मींस वेदर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट और नॉट, whether transaction is in existence, whether transaction is accurate, whether we have valued the assets properly, या तो ट्रांजेक्शन वैल्यूड प्रॉपर्ली है या नहीं, या तो ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द लायबिलिटीज। और लास्ट आपको बता था प्रेजेंटेशन। कभी भी जब ऑडिटर होता है तो उसको इन्हीं चीजों पे सब पे काम करना पड़ता है, हर एक फाइनेंशियल, इसीलिए इसका नाम है फाइनेंशियल असर्शंस। और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि हर बार जब भी ऑडिटिंग आप करोगे आपको लेजर लेवल पे ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब जर्नल एंट्री से लेके लेजर आप वो सीक्वेंस से आप ऑडिट करोगे। फिर आपको मैंने एक चीज बताया था विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज असर्शन टेस्टिंग। आपका जितना भी जीएल होता है आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से असर्शन के लिए आप काम करोगे। मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जनरली आप अगर देखोगे तो सब असर्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। ओके बट यहाँ पे मैं आपको बोला था कि मेजर चंक कौन से असर्शन का होगा आप उसको पहले फॉलो। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मर्टेलिटी। अब मैंने मर्टेलिटी कुछ आपको ऐसे सिखाया था। सबसे पहले आपको बोला था कि हमेशा जब आप मर्टेलिटी डिफाइन करोगे ना आपको हर बार सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगने वाला है वो है बेंचमार्क। आप जो भी इंडस्ट्री में हो सबसे पहले आप बेंचमार्क सेट करोगे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिया। लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम फार्मा आप एनटीपीटी एज अ बेस लोगे। लेट्स से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी तो सिविल बेस लोगे, एफएमसीजी सेल्स एविएशन एसेट। लेकिन आपको एक परसेंटेज डिफाइन करना पड़ेगा कि आप मर्टेलिटी कितना लोगे। ये मोर्टेलिटी क्लाइंट डिफाइन नहीं कर रहा, ये आपको डिफाइन करना है। ओके ये आप डिफाइन करेंगे कि आप कौन से मोर्टेलिटी पे काम करने वाले। जैसे ही मोर्टेलिटी खत्म हुआ मैंने आपको एक और डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करवाया व्हिच वाज अ मिसस्टेटमेंट। तो मैंने आपको ये बताया था अगर आपका कोई भी डिफरेंस आता है अगर वो मोर्टेलिटी से कम है तो आप इसको बोलोगे इट इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। लेकिन अगर ये आपके मोर्टेलिटी अमाउंट के ऊपर गया आपका डिफरेंस, मतलब जो आपके अकाउंट्स में दिख रहा है और एज पर जो ऑडिटर्स आपका आ रहा है अगर वो उसके ऊपर गया तो आप इसको बोलोगे दैट दिस इज अ मिसस्टेटमेंट। सोनल सव्याला, सोनल हाँ सर, हाँ सर। याद आ रहा ना? चलो हाँ नेक्स्ट मैंने बोला ऑडिट रिपोर्ट। जब भी ऑडिट आपका खत्म हो जाएगा तो आपको ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा। एंड ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है? तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया ऑडिटर रिपोर्ट इज नथिंग बट ओपिनियन इशूड बाय द ऑडिटर। मेजरली इसके तीन टाइप होते हैं। सबसे पहले आपको बताया था अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन वो होता है जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी मिस्टेक्स नहीं है, कुछ भी मिस्टेक्स नहीं है तो आप उसको अनमोडिफाइड ओपिनियन थमा दोगे। मतलब आप उसको बोलोगे देख भाई सब चंगा सी, ओके तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन सब कुछ राइट है बट सब्जेक्ट टू लेट्स से एक दो पॉइंट की वजह से आपका रिपोर्टिंग ये नहीं हो रहा तो आप उसको क्वालिफाइड ओपिनियन बोलोगे। नेक्स्ट होता है आपका डिस्क्लेमर ओपिनियन। आप ऑडिट करने गए थे लेकिन आपके पास ऑडिट एविडेंस का, डॉक्यूमेंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं है तो आप बोलोगे भाई मैं जब ऑडिट ही नहीं कर पा रहा हूं तो मैं देखो कहां से ऑडिटिंग का ओपिनियन। नेक्स्ट जो आया था 12th एंड 13, यहाँ पे मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ ऑडिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप मेजरली होता है, एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। जब भी मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूंगा ना, इंटरनल ऑडिट विल ऑलवेज, इट विल नॉट फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल्ली
उसको सिर्फ मोटिव उसका वो होगा कि उसको कंट्रोल टेस्ट करने का है, उसको रिस्क मैनेजमेंट समझना है, या तो जो गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और मैंने आपको बोला था कि इंटरनल ऑडिटर का मेनली ऑब्जेक्टिव ये होगा जो भी कंट्रोल्स आपने सेट करके रखा है वो प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड इफेक्टिव है कि नहीं। अगर एग्जांपल लेट्स से आप अपने वॉचमैन किसी को रखा हुआ है और वो वॉचमैन सोता है, तो कंट्रोल तो प्रेजेंट है, आपने वॉचमैन रखा है, बट अगर वॉचमैन सोता है तो वो इफेक्टिव नहीं है। खुशी, समझा? यस सर। ओके। एक्सटर्नल ऑडिट मैंने ये बोला था इट्स लाइक अ फाइनेंशियल ऑडिट, और ये कौन करता है? आउटसाइड पार्टी से ही ये करवाना पड़ता है। मेजरली मैंने आपको एक और डिफरेंस बताया था कि जब इंटरनल ऑडिट कोई भी रिपोर्टिंग करता है तो फाइनल रिपोर्टिंग वो मैनेजमेंट को जाता है, लेकिन जब जब एक्सटर्नल ऑडिट करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होगा? शेयर होल्डर की तरफ होगा, बिकॉज अल्टीमेटली शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, तो वो ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा। ओके। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ऑडिट कंपनी का बंदा भी कर सकता है, और लेकिन आउटसाइड वाले भी करते हैं। मोस्टली कंपनी जिसको अनबायस्ड ओपिनियन नहीं चाहिए वो किसी बाहर वाले से ऑडिट करवाएगा। आई होप मैं भगा भगा नहीं रहा हूँ, समझ आना ये क्या था कल का टॉपिक। हाँ सर। ऑडिटर और कंपनी एक कल ना छोटा सा एक प्रोसेस बताया था, बिकॉज आई वांट टू क्लियर फ्यू डेफिनेशंस, उसके लिए मैंने आपको बताया। तो ऑडिटर क्या होता है मालूम है? जब कंपनी में जाता है ना तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरनमेंट, ये मेजर चीज है जो उसको करना करना पड़ता है। ओके। सो एग्जांपल मैंने ये लिया था, लेट्स से यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेल्स प्रोसेस। आप किसी प्रोसेस ओनर को मिले व्हिच इज सेल्स हेड, आप उससे मिले, आपने उसका प्रोसेस पूरा समझ लिया। मैं पूरा स्टोरी वापस बताता हूँ। फिर मैंने जब उसने मेरे को प्रोसेस बताया ना, तो मैंने क्या क्या बताया उसी प्रोसेस में ना, मैंने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किया। मतलब मैंने एज अ ऑडिटर रिस्क असेस किया कि इसकी कंपनी में क्या क्या रिस्क हो सकता है, रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3। और उसकी बेसिस पे मैं उसको ये कंपनी वाले को ये पूछ रहा था, प्रोसेस ओनर को ये पूछ रहा था कि सर मेरे को लगता है ये सब रिस्क है, व्हाट यू थिंक, व्हाट आर द कंट्रोल्स व्हिच यू हैव टेकन। मैं मैनेजमेंट को पूछ रहा हूँ कि सर, एक बात अकाउंट्स डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट को पूछ रहा हूँ कि सर मुझे लगता है ये सब रिस्क है, आप इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हो। तो उसने आपको बताया कि देख यार, जब जब तूने जो जो रिस्क बोला, लेट्स से आपका रिस्क नंबर 1 है, तो उसका मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके अगेंस्ट में कंट्रोल मेरा ये रखा है, रिस्क 2 मेरा कंट्रोल ये है, रिस्क 3 में कंट्रोल नंबर 3 मेरा इंटरनल कंट्रोल ये है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ये सब प्रोसेस जानने के बाद ना मैं क्या करता हूँ पता है? मैं क्लाइंट से बोलता हूँ मेरे को एक सैंपल दो, और मैं क्या करूंगा पता है? उस एक सैंपल को लेके मैं हमेशा ये डिफाइन करूंगा कि सब कंट्रोल एग्जिस्टेंस में था कि नहीं। अगर उस एक सैंपल से मेरे को पता चला कि सब कुछ एज इट इज ऐसा का ऐसा ही था, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं बोलूंगा जो मेरे को इसने कंट्रोल बोला है वो कंट्रोल्स इफेक्टिव है। अगर लेट्स से कुछ कंट्रोल्स नहीं मिले तो मैं उसको मॉडरेट रिस्क बोलूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि जितने ऐसे प्रोसेस बताया उसमें से मेजॉरिटी चीज फॉलो नहीं होती, तो मैं उसको बोलूंगा दिस विल बी अ हाई रिस्क क्लाइंट। ओके। इस पूरे एक प्रोसेस को, जो मैं प्रोसेस पूरा समझ रहा हूँ, उसको बोलते हैं वॉक थ्रू। ओके, एक सैंपल के बेसिस पे मैं पूरा टेस्टिंग कर रहा हूँ ना। उसी की बेसिस मैंने बोला कि आप एक सैंपल के बेसिस पे यू कैन नॉट इवैल्यूएट एंड यू कैन नॉट से कि भाई सब चंगा सी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल फोकस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और आपको एक और चीज बताया था, जब भी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करते हो ना, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कभी भी फाइनेंशियल एलिमेंट वी आर नॉट गोइंग टू चेक। मुझे बस 25 सैंपल लेके ये चेक करना होता है कि सब कुछ जो भी प्रोसेस मैं समझ पा रहा हूँ या जो मेरे को समझा रहा है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं फॉलो हो रहा तो फिर तो भाई फिर आपका कंट्रोल्स वीक है, तो उसके हिसाब से मेरा सैम्पलिंग में भी प्रॉब्लम आएगा। जैसे ही आप टीओसी करते हो आपको नेक्स्ट चीज करना पड़ता है, व्हिच इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अभी टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स। एक होता है सब्सटैंटिव टेस्टिंग और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव टेस्टिंग में ये था कि लेट्स से आपका 1 लाख ट्रांजैक्शन है, सो यू आर नॉट गोइंग टू चेक 1 लाख ट्रांजैक्शंस। आप क्या करोगे? सैंपल बेसिस पे लोगे। लेट्स से आपका कंट्रोल्स बहुत हाई है, तो आपके हिसाब से सैंपल साइज कम आया, 100 ही आया। ओके, तो आप क्या करोगे? उसको चेकिंग करोगे और आप ये ओपिनियन दोगे इफ दिस 100 सैंपल्स आर करेक्ट, तो मैं बोलूंगा माय इंटायर पॉपुलेशन इज करेक्ट। रितिका, सब याद आ रहा है कल का? सर। कौन सा याद है? हाँ सर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था इट इज लाइक अ रेशियो कि आप अगर 2024 को 2023 से कंपेयर कर दो, लेट्स से 50% आपका चेंजेस आया, तो आप उसको क्लाइंट को ये पूछ सकते हो या रिड्यूस क्यों हुआ। देखो, जब कभी मैं रेशियोस किसी चीज का निकालता हूं, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज कि ये भी आपका एक एनालिटिकल प्रोसीजर ही है। उसके बेसिस पे आपको एक और चीज बताया था, जब भी आप कंट्रोल इफेक्टिव बोलते हो या तो लो रिस्क है, तो आपका सैंपल साइज भी लो आएगा। मैंने ये बात किया था, तो आपका सैंपल साइज भी लो आएगा। ठीक है, लेकिन लेट्स से आपका मॉडरेट रिस्क है तो सैंपल साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हाई रिस्क है तो ऑब्वियसली आपका ये बढ़ेगा। ओके, सैंपल साइज बढ़ेगा। तो ये था अपना। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टुडेस टॉपिक। किसी को कोई डाउट था क्या कल के लेक्चर में? था कोई भी नो डाउट? सर। नहीं, नहीं। चलो। मुझे सर सिर्फ ये पूछना था कि बोलिए। ऑडिट में टाइप्स ऑफ ऑडिट में इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल मतलब अपना स्टार्ट हो गया,
स्टार्ट हो गया बट बट फॉरेंसिक नहीं लेते क्या नहीं, ये सुन लोग? सुन सुन, ऐसा बोलेगा तो बहुत सारा टाइप है वो। कंटिन्यूअस हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ये सब आएगा बाद में। ओके ओके फाइन ओके, फाइन। तो वो बहुत सारा टाइप्स है, वो भी है अपने पोर्शन में। ओके ठीक है, तो वो टेंशन मत ले, क्योंकि अभी तो अपने को मेजरली सिर्फ ये देखना कि डेफिनेशन है, कल को इंटरनल ऑडिट आया तो अपने को समझ में आना चाहिए क्या। हाँ हाँ ओके, ठीक है। मैंने उसके लिए वैसा ये किया। ओके ओके फाइन। चलो, अभी लेट्स से ये सब तो हो गया, अभी इसके बेसिस पे एक चीज चालू कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज डेफिनेशन नंबर 21। ये ऑलरेडी अपना हो चुका है, बस इसको मैं वापस बता रहा हूँ। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग। अभी सैम्पलिंग में क्या डिस्कस करना है, जरा मेरी बात समझो। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम चेकिंग परचेज, ओके, इफ आई एम चेकिंग परचेज, और मैं बोल रहा हूँ मेरे परचेज में 20,000 सैंपल्स है। 20,000 सैंपल, सॉरी, 20,000, और मैं ये बोलूंगा दैट दिस विल बी एंटायर पॉपुलेशन, ये मेरा पूरा पॉपुलेशन, मतलब मेरे पास 20,000 ट्रांजेक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, उस 20,000 पे टेस्टिंग करूंगा, नॉट टेस्टिंग, और मैं टेस्टिंग करूंगा बेस्ड ऑन सैंपल्स, बेस्ड ऑन सैंपल्स, बेस्ड ऑन सैंपल्स। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने सैंपल निकाला तो मेरे पास 200 सैंपल्स आए। अब प्लीज मेरी बात समझो, ये क्या होगा, ये 200 सैंपल्स मैं दूंगा क्लाइंट को, मैनेजमेंट को। अब प्लीज ये पूरे ऑडिटिंग में ना एक चीज अश्योर करना, दैट यू विल बी अ ऑडिटर। और मैं जब क्लाइंट बोल रहा हूं जिसका आपने ऑडिट लिया, तो हमेशा याद रखना। तो 200 सैंपल मैंने क्लाइंट को दिया। क्लाइंट क्या करेगा पता है, इसके लिए मेरे को डॉक्यूमेंट्स देगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स देगा। मेरा फुल्ली फुल्ली जो फंडा होगा ना, मुझे बस ये देखने का है whether transactions are complete, whether transaction are existence और accurate। ओके, एग्जांपल दे दो, वैल्यूएशन तो वैसे भी नहीं आएगा। ओके, मुझे मतलब है सीए से। अगर मैंने सीए पे 200 सैंपल्स पे करेक्ट टिक हो गए, सब कुछ हो गया। अब मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप 200 सैंपल्स लेंगे, मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि आपका 200 का 200 राइट ही आने वाला, राइट ना। खुशी, 200 सैंपल चेक करूंगा, इट्स नॉट मतलब कंपल्शन ना कि 200 का 200 आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कोई कुछ सैंपल्स मिसिंग आउट है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से एक एंट्री था, एक लेट्स से एंट्री नंबर 102 है, एंट्री नंबर 102। इसका ना कुछ ऐसा है ना कि ये जब मैं परचेज किया था ना, तो मेरा परचेज ऑर्डर मिसिंग था यार, इसमें परचेज ऑर्डर मिसिंग था, बाकी सब कुछ है। और इसका अमाउंट था लेट्स से $200। तो मैं ये थोड़ी रिपोर्टिंग में डाल दूंगा यार, मैं उसको थोड़ी बोलूंगा कि यार नहीं ऐसा कैसे, रिपोर्टिंग में डालना पड़ेगा, नहीं। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेजरली ये चेक करोगे कि आपका मर्टेलिटी कितना है। लेट्स से आपका मर्टेलिटी बोलता है कि आपका मर्टेलिटी $10,000 है, देन क्यों करने का यार, व्हाई यू आर डिस्कसिंग दैट। अगर आपका मर्टेलिटी लेवल 10,000 है और आप 200 ट्रांजेक्शन के लिए, 200 के लिए उसको ये बोलोगे, तो इट्स नॉट गुड। लेकिन अगर सब चंगा से, लेट्स से आपने ओपिनियन दे दिया कि ए CEA इज इवेल्युएटेड, ओके, और मेरे को नॉट, मैं ऐसा लिख भी रहा हूं दैट इट इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, मटेरियली मिसस्टेटेड, मिसस्टेटेड, मतलब मेरे को पता है कि ये मिसस्टेटेड नहीं है, मिसस्टेटेड नहीं है, तो हो गया ना। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं अगर 200 सैंपल चेक करके उसको बोल रहा हूं कि इट इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, माय परचेज आर नॉट मिसस्टेटेड। लतीशा, तेरे को समझा मैं क्या बोला। हाँ सर। अगर मैं 200 सैंपल चेक करके मैं बोल रहा हूं इट इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, तो खत्म ना। तो मैं ये बोल रहा हूं, मतलब आई एम गिविंग ओपिनियन, आई एम गिविंग ओपिनियन ऑन एंटायर पॉपुलेशन, ओपिनियन ऑन एंटायर पॉपुलेशन, मैं पूरे पॉपुलेशन पे दे रहा हूं भाई अपना ओपिनियन। आई होप आपको समझा। तमन सर, कोई डाउट? तमन नो सर, सर। चलो, ये था मेरा 21। नाउ लेट्स गो ऑन 22। रितिका, जा रहा है ना दिमाग में? नेक्स्ट है मेरा इंगेजमेंट लेटर, इंगेजमेंट लेटर।
अब आराम से एक प्रोसेस बताता हूँ, सुनो। ये प्रोसेस जनरली अपने को सेकंड या थर्ड चैप्टर में आएगा, बट यहाँ पे आराम से सुनना कि मैं समझा क्या था। सबसे पहले क्या होता है मालूम है? प्लीज मेरी बात समझना। लेट्स से ये एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी, ओके। एबीसी कंपनी अपने जनरल मीटिंग में अपने जनरल मीटिंग में ये पूछ रहा है कि भाई अपने को ऑडिटर किसको अपॉइंट करने का, पहले तो वो बता। ओके, वो लोग पूछ रहे हैं शेयर होल्डर। अब कंपनी के पास ना ऑलरेडी ऑप्शंस है। ओके, कंपनी बोलता है देख यार, इस बार ना ईवाई एंड केपीएमजी रेस में, मतलब दोनों में से किसी एक को चूज करना। ओके, लेट्स से शेयर होल्डर्स को पूछे। शेयर होल्डर बोलता है भाई दिस टाइम वी शुड गो विद ईवाई। ईवाई, तो क्या हुआ, प्लीज मेरी बात समझ। अब एबीसी ईवाई को एक लेटर भेजेगा विच इज कॉल्ड एज प्रपोजल लेटर। प्रपोजल लेटर, हाँ, ये वो वाला प्रपोजल नहीं। वो एबीसी उसको बोल रहा है ईवाई को कि भाई मैं प्रपोज कर रहा हूं कि तू मेरा ऑडिटर बन। ओके, अभी ईवाई क्या करेगा पता है? अभी ईवाई इसके बाद क्या करेगा ना, वो एक चैप्टर में बहुत अच्छे से सब बताऊंगा। वो प्रीवियस ऑडिटर से बात करेगा, वो पूछेगा कि भाई कंपनी में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं था, कुछ रिपोर्टिंग निकालेगा, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, डायरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन निकालेगा। अगर सबको सेटिस्फाई हो गया, ये सब क्वेश्चन में अगर सबको सेटिस्फाई हो गया, तो अब क्या होगा, स्टोरी समझ। अब ईवाई ना इसको एक और लेटर भेजेगा और वो बोलेगा यस बॉस, आई हैव एक्सेप्टेड योर लेटर। इसको एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर। लेटर कि हाँ भाई चलो चलो चलो, हम लोग, मैं खुश है, मैं तुम्हारा ऑडिट करने के लिए रेडी है। अभी ऐसा थोड़ी हो, कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो इनको ना एक एग्रीमेंट, या आई कैन से इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट, ओके। मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ आल्सो, ओके। अभी जब मैं एग्रीमेंट करूंगा ना, तो हम दोनों को ना एक लेटर पे साइन करना पड़ेगा, एंड दैट लेटर इज नोन एज engagement लेटर। engagement लेटर, ओके। अब प्लीज मेरी बात समझना, इसमें क्या लिखा होगा। मैं पूरा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर एक चैप्टर है। इसमें मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा होगा। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा होगा। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा होगा इसमें, ओके। तो अभी दोनों लोग आएंगे और बोलेंगे देख भाई चलो लेट्स स्टार्ट। लेकिन इसमें होगा क्या मालूम है, प्लीज मेरी बात समझना, इसमें क्या क्या लिखा होगा मेजरली आपको बता दूं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा ना, वो यहाँ पे स्कोप वो लोग बताएंगे। मैंने इसके स्कोप, स्कोप मतलब कितना लिमिट है इस ऑडिट का और कहां तक मैं ये ऑडिट करना चाहूंगा। नेक्स्ट है आई विल बी राइटिंग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिटिंग। उसमें ये लिखा होगा कि भाई मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा हूँ या सिर्फ मैं रिव्यू कर रहा हूँ या मैं ऑडिट कर रहा हूँ। ओके, उसमें एक ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, और तीसरा तीसरा टर्म्स ऑफ द ऑडिट लिखा होगा। टर्म्स ऑफ ऑडिट, मैं एंगेजमेंट जब लेटर आपको एक फॉर्मेट भी बताऊंगा पूरे पोर्शन में भी, बट अभी के लिए बस ये समझो कि मेजरली ये तीन चीज ना आपके एंगेजमेंट लेटर में लिखा होगा। मतलब आज के बाद कभी एंगेजमेंट लेटर आए तुमको, तो समझ जाना एंगेजमेंट लेटर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। और प्लीज याद रखना इस पे दोनों साइन साइन मारेंगे। क्लाइंट का सीएफओ, सीईओ, सीएस जो भी होगा वो साइन मारेगा, और ऑडिटर साइन मारेगा। पहले इतना समझ में आया, ये वाला पॉइंट 22 समझ में आया? हाँ सर। किसी को डाउट? लतीशा, सोनल? समझा सर, समझा। नेक्स्ट है मेरा वर्किंग पेपर, ओके। अब वर्किंग पेपर क्या होता है समझना। जनरली मैं जब ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं कभी ऐसे नहीं बोल सकता कि यार ये तो हो गया, ये लो मेरा ऑडिट का वर्क वर्क पेपर। इफ यू वांट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई थिंक ये किसी क्लाइंट का नहीं, मैंने थोड़ा सा बना के रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू दिस।
ओके, तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें ये दिखा रहा हूँ, आप ध्यान सुनना। मुझे कुछ डिटेल छुपाना पड़ेगा जिसमें मैंने ब्लैक ब्लैक किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैं दिखा क्या रहा हूँ। मैं आपको ये वर्क पेपर दिखा रहा हूँ। अभी एग्जांपल, लेट्स से आई वाज डूइंग वन ऑफ द ऑडिट ऑफ दिस कंपनी। ओके, तो 2017 का है, मैंने कंपनी का नाम जानबूझ के छुपा दिया। ओके, बस आप बस ये समझो कि मैं आपको दिखा क्या रहा हूँ। ओके, सबसे पहली चीज, जब मैं लोन पे काम करता था, ओके, तो मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि कंपनी ने कितने बैंक अकाउंट्स, कंपनी ने कितना लोन लिया हो। अब एक चीज नोटिस करना प्लीज, मेरी बात समझना। क्लाइंट ने मेरे को लोन का स्केड्यूल दिया, अब थोड़ा मेरी बात समझना। मैं जो जो चीज मैंने आपको पढ़ा है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जो क्लाइंट ने मेरे को शेड्यूल दिया ना, उसके बेसिस पे वो आता है कुछ वन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है लोन का, तो ये अमाउंट आता है। दूसरा, जब मैं इसका टोटल निकाल रहा हूँ ना, इसके बैलेंस शीट से या कहीं से, तो मुझे वो इतना मिल रहा है। और जब मैं कुछ टैली कर रहा हूं तो मेरे को इतना मिल रहा है, मतलब आई एम स्टिल मिसिंग ऑन 91 lakhs। लेकिन यहाँ पे ना एक मैंने चीज लिखा है, इट इज बिल ऑफ मर्टेलिटी। वो मैं आपको सब एएमपीटी केपीएमजी का लैंग्वेज है। ये एएमपीटी के नीचे था 91 lakhs, तो मैंने इसको इग्नोर में मार दिया। अब जरा नोटिस करना, ये वर्क पेपर है क्या। एग्जाम्पल, इफ यू नोटिस, मैंने सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा था। ये ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट प्रोसेस में सबसे बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो भी मैंने काम किया ना, मैंने हर एक चीज इसमें लिखा है कि मैंने क्या प्रोसेस किया था। मैं इसको आपको रीड करने नहीं दे सकता, मैं आपको सब बताऊंगा बाद में। सबसे पहले मैंने प्रोसीजर्स लिखा है कि व्हाट आई डिड। दूसरा, ये अकाउंट है क्या, वो मैंने लिखा है। ओके, तो ये सब लिखने के बाद मुझे पता चला कि यार इतना सारा इसका लोन है। तो मुझे ये देखना पड़ा कि कभी लोन लिया था, कौन से टाइप का लोन था, इसमें फॉरेन करेंसी अमाउंट कितना था, आईएनआर कितना था, फॉरेक्स अमाउंट कितना था, अमाउंट एज पर कंफर्मेशन कितना, मतलब मैंने बैंक से कंफर्मेशन मंगाया था, एज पर बैलेंस शीट कितना था। मेजरली जो मेरे लिए पॉइंट था वो ये था कि मेरा कंफर्मेशन से अमाउंट मैच होना चाहिए था। अगर मेरे बैंक अकाउंट से मेरा कंफर्मेशन मैच हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो मेरे को उसका उसका इशू नहीं है। ओके, अगर मेरे कंफर्मेशन से मैच नहीं होता, मेरा मोटिव बस ये है आपको ये दिखाने का कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। ओके, सो एग्जाम्पल देखो, इफ यू नोटिस मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा। Based on our procedures performed, completeness, accuracy, existence, obligation is not materially misstated. Why I written obligation? Because मैंने आपको बोला था since it's a loan, so that's the reason मेरे को obligation ये मेरे को लिखना पड़ा। I hope आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो हाँ सर। Yes, sir. तपन सर, मेनली मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ये था, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट, एग्जिस्टेंस एंड ऑब्लिगेशन। और मैंने लास्ट में अपना ओपिनियन भी लिखा है, इट इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क पेपर। अभी एग्जांपल, उसने अगर लोन लेके कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट डाला है, देखो मैंने ये सब भी उधर पे लिख के रखा है कि कहाँ कहाँ उसका प्रोजेक्ट था। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, जब मैं आपको ये वर्क पेपर का डेफिनेशन बता रहा हूँ तो उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, थोड़ा सुनना। वर्क पेपर का डेफिनेशन बस ये निकल के आ रहा है कि लेट्स से इफ आई एम डूइंग दिस क्लाइंट टुडे, लेट्स से, अब मैं आपको बोल रहा हूँ आई एम वर्किंग ऑन लेट्स से लोन्स। ओके, आज मैं इफ आई एम केपीएमजी का बंदा, ओके, और केपीएमजी में लेट्स से रवि गुप्ता काम कर रहा है। लेकिन अभी ऑब्वियसली अगर रवि गुप्ता काम किया है तो ये रवि गुप्ता किसी को रिव्यू करने के लिए देगा। ओके, तो रिव्यू करने के लिए क्या होगा पता है, मेरे पास वर्किंग पेपर होगा। एक और चीज आपको मैं सब बताता हूँ, जब आप वर्क पेपर्स का बात करो तो वर्क पेपर्स मींस एवरी डिटेल यू नीड टू पुट। मतलब इस पे लोन का स्टेटमेंट कितना था, या तो लोन के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये सब, मतलब जो भी डिटेल मैं दे सकता हूँ ना, आई हैव टू गिव एवरी डिटेल ओवर हियर। ओके, तो मेरे को पूरा डिटेल मेरे वर्क पेपर का वो देना पड़ेगा। ओके, तो ये रिव्यू हो गया। दूसरा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज 2024 है, आज अगर 2024 है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड 2024 है, और अगर 2025 में अगर मैं कंपनी छोड़ दूं तो कोई ना कोई तो लेट्स से मिस्टर एक्स आएगा ना, उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें करना क्या है, देन ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू रिफर माय वर्क पेपर। आई होप आपको समझा, रिफर वर्क पेपर। हेलो, और एक सेकेंड, और एक और चीज, अगर कोई वर्किंग पेपर आपको बोले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्किंग पेपर, यू विल ऑलवेज से दैट इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। इसका क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ये आएगा, ये भी आएगा एकदम डीप डेफिनेशन में कि आप वर्क पेपर क्या क्या करोगे, कैसे करोगे। बट अब भी अगर आपको कभी वर्क पेपर समझे तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड
ऑडिटर ने जितना भी अपना जजमेंट लगा के जो भी काम किया होगा उसको अपने एक्सेल पे हर एक चीज प्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क पेपर। हेलो, क्या ये समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए कोई मांग सकता है क्या ऑथोरिटी वगैरह? ऑडिटेड टीम में सर आप बिंदास घुमाओ उसको, चलेगा, बट एक क्लाइंट के पास जाना नहीं चाहिए। जैसे कभी नाफरा वगैरह इंडिया में मांग सकते हैं क्या? क्या सर? इंडिया में नाफरा वगैरह जो है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वो तो पूरा लॉ है। इधर पे लॉ का बात ही नहीं होता सर। इफ आई एम ऑडिटर, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, किसी अकाउंटिंग लेजर पे काम कर रहा हूँ, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने पार्टनर को वर्क पेपर तो दिखाऊंगा। इसके लिए कोई लॉ नहीं है सर, इट जस्ट अ वर्क पेपर विच आई हैव मेड। ओके। ओके सर। सर एक हाँ क्वेश्चन यहाँ पे हाँ मैम प्लीज। सर वर्क पेपर आप बोले आप क्लाइंट को नहीं दोगे बट वो नहीं तो क्लाइंट का राइट हुआ ना कि क्या निकला है आउटकम। मैम, नहीं नहीं नहीं। वो तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए नहीं मतलब मैम। होगा ही बिकॉज हाँ वॉट एवर दे आर डिस्क्लोजिंग दैट इज अ कंपनीज मींस फाइनेंस राइट करेक्ट फाइनेंशियल मैम। स्टेटमेंट। सो वो तो कंपनी के राइट्स में आया ना तो आप कंपनी को वो डॉक्यूमेंट कैसे नहीं दोगे। ठीक है मैम, अभी आपको बताता हूँ। एक बात बताओ मैम, आपका मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए क्या है पता है? बस ऑडिट रिपोर्ट। मैंने वर्क पेपर बनाया, मुझे कुछ डेविएशन मिला, मैं क्लाइंट को बस दिखा सकता हूं कि देख, व्हेन आई एम डूइंग सम कैलकुलेशन आई एम गेटिंग दिस डिफरेंस। नॉर्मली मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जजमेंट और क्लाइंट का जजमेंट मैच नहीं हो रहा, करेक्ट? बट अगर मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूं, इफ आई एम ऑडिटर, ये मेरा फाइल है मैम, मैं उसको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसमें डिफरेंसेस अपने लिखे हुए कि क्या डिफरेंसेस है। अगर मैम आपको लेट्स से मैंने कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया, मैंने बोला क्लाइंट को ये डिफरेंसेस आ रहा है और क्लाइंट ने ऑन द स्पॉट चेंज भी कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा ना मैम कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया। तो जनरली वर्क पेपर ऑडिटर का प्रॉपर्टी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, मैं अपने पार्टनर को दिखाऊंगा तो ये मेरे पास ही होगा, मैं क्लाइंट को ये नहीं दे सकता बिकॉज ये मेरा हार्डवर्क है। ओके श्रुति मैम ठीक है? बट एट द एंड ऑफ ईयर वो तो प्रोड्यूस करेगा ना। अभी मतलब मैम मैं क्यों करूँ? ऑडिट चल नहीं रहा है ओके ओके। बट ऑडिट होने के बाद हाँ वॉट एवर दैट डॉक्यूमेंट यू हैव मेड कि इतना इतना डिस्क्रिपेंसी था वो तो आपको सबमिट करना पड़ेगा ना क्लाइंट को। नहीं मैम, नहीं, मैं सबमिट नहीं करूंगा। अभी एग्जांपल मैम आपको आपको बताता हूँ कि मैं आपके साथ बैठा था, लेट्स से आप लॉजिस्टिक में, ओके मैम, मैं आपको बोल रहा हूँ मैम कुछ माल ऐसे थे ना जो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होने, मतलब नेक्स्ट ईयर में एंट्री बुक होना चाहिए, आपने इस साल में किया। एज अ मैनेजमेंट यू कैन आस्क मी कि रवि तुझे ये डिटेल कैसे मिल रहा, मैं आपको मैम प्रेजेंट कर सकता हूँ। या तो सेकंड चीज, आप मेरे को पूछोगे रवि जब तक तू मेरे को फाइल नहीं देगा तो मेरे को कैसे समझेगा, राइट मैम? ओके तो मैं यस क्या करूंगा पता है मैम, मैं अपने ही एक्सेल का ना वो एरिया जितना मैंने लिखा हुआ ना वो आपको कॉपी पेस्ट करके मेल पे दूंगा कि मेरे को ये इनवॉइसेस समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई यू आर बुकिंग इन दिस ईयर बिकॉज इट हैज टू बी बुक्ड इन नेक्स्ट ईयर, बट वो आपका ओके प्रॉपर्टी नहीं है मैम। दूसरा चीज, अभी आप ये बोल रहे हो मैम, अभी मैं आपके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट, आपने मैम मंथली बजट बनाया, करेक्ट? मैं आपसे सिंपल सा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एज अ ऑडिटर क्या आप मेरे को देना चाहोगे वो? नहीं ऑब्वियसली बजट का आपका परफेक्ट क्या मैम, है क्यों? क्योंकि वो आपका हार्ड वर्क है right. और आपका वो बजटिंग है। मैं एज अ ऑडिटर, मैं पोस्टमार्टम जब करने आया हूँ, जो चीजें ऑडिटिंग हो, फाइनेंशियल आपने एंट्रीज मार दिया है, उसके बाद मैं आ रहा हूँ तो मैं आपका बजट लूंगा क्यों? आप खुद ही नहीं दोगे मेरे को, तो मैम जैसे मैंने जो काम किया मैं आपको कैसे दूँ? हाँ, Okay. डिस्क्रिपेंसी जो मेरे को मिला है मैम, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैम मुझे इतना डिफरेंस मिल रहा है तो ये आया कैसे, राइट मैम? Okay, yes, sir. Got it. नेक्स्ट, कहा अपना वर्किंग पेपर दिया है किसी को? नहीं 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 सर। तो हम तो ड्राफ्ट क्वेरीज भेज देते हैं ना एनएक्सजीएस के साथ में। करेक्ट करेक्ट। नहीं लेकिन अगर जिस एक्सेल पे तूने काम किया है ना ना तो ना। वो तो नहीं देगा ना क्लाइंट को, देखे देख पार्टनर एक बार, पार्टनर निकाल देगा देख देख तेरा टर्मिनेट। उसी दिन पार्टनर बोलेगा मेरे को अपना जॉब रिव्यू फॉर्म फॉर्म भेज। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ टर्मिनेशन लेटर आएगा फिर। मैम ये बहुत रिस्की है, मतलब वर्क पेपर अगर आप शेयर करोगे ना, आपका ऑडिटिंग टीम ही आपको ना पूरा बैंड बजा देगा आपका। Okay. नहीं इसे आई थॉट एट द एंड तो आपको देना पड़ेगा नहीं ना मैम, जैसे नहीं सब पेपर आप सबमिट करते हो वैसे नहीं एट द मैम, एंड ऑफ द ऑडिट कि बिकॉज ऑफ दिस हमको ये सब डिस्क्रिपेंसी आई है देखो तो मैम, आपको देना पड़ेगा ना मुझे रिपोर्ट में। मैंने आपका ऑडिट किया, मुझे डिस्क्रिपेंसी मिला, एज अ क्लाइंट आपका हक ये बनता है जानने का कि भाई डिस्क्रिपेंसी क्या है, बता मेरे को, करेक्ट है? हम्म
मैं आपको पूरा डिटेल मैं क्यों दूं? आप समझ रहे हो जो मैंने काम किया नहीं आपको है सही, आपको सिर्फ राइट आप इतना बताओगे वॉट एवर द आउटकम इज, यू विल नॉट शो योर what you have परफेक्ट done, मैम यस but whatever the outcome is to resolve the discrepancy, you will produce that document to परफेक्ट me. मैम अभी एग्जांपल मैम लेट्स से मैं 100 काम कर लूं अल्टीमेटली तो मेरे को बस जानना यही है ना कि ये अनमॉडिफाइड है मॉडिफाइड है क्वालिफाइड या जो भी या डिस्क्लेमर है यही ओपिनियन है ना आपको इससे Yes. मतलब है ओके तो वर्क पेपर हम right लोग ma'am. नहीं देंगे मैम आपको ठीक है? तो मुझको मुझको ऐसे लगा जो भी काम करेगा वही छोड़ के जाएगा, बट दैट इज ट्रू कि ऑडिटर नहीं अपने लैपटॉप में करता है और खुद का खुद लेके उठा के लेके आता है कि नहीं दैट इज देयर कॉन्फिडेंशियल वर्क कि उसको क्या मिला. नहीं मैम ऐसा नहीं ओके अभी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज कॉल्ड एज परमानेंट फाइल ओके अभी परमानेंट फाइल क्या होता है थोड़ा समझो परमानेंट फाइल एक ऐसा फाइल होता है जो ऑडिटर अपने लिए बनाता है ओके अब श्रुति मैम जो बोल रही है मेरा राइट है अभी वो इसमें आएगा ये क्लाइंट का राइट है जो मैं बोल रहा हूँ अब मैम एज अ ऑडिटर बताया मैं क्या करूंगा आपको मैं बोलूंगा मैडम देखो 5 साल के लिए आपने मुझे अपॉइंट किया तो मुझे कुछ चीजें ऐसी चाहिए ना कि वो मैं अपने परमानेंट फाइल में रखना चाहूंगा कॉपीज रखूंगा ओरिजिनल आपके पास ही होगा अभी परमानेंट फाइल क्या क्या होता है सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूँ कॉपीज ऑफ मैं हर बार कॉपीज लिखूंगा बिकॉज ओरिजिनल क्लाइंट का राइट है कॉपीज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या तो मैं इसको एक और नाम से यूएस में बोलते हैं वो लोग बायलॉस ये मैं इसमें ये अपने में रखना चाहूंगा क्योंकि ये हर बार चेंज नहीं होगा या तो लेट्स से कंपनी का ना एक बहुत बड़ा लीज एग्रीमेंट है कुछ सालों का लेट्स से 99 इयर्स का लीज एग्रीमेंट या तो कंपनी ने लेट्स से 20 साल के लिए कुछ बॉन्ड इशू किए तो मैं बॉन्ड इंडेजर मांगना चाहूंगा उसका बॉन्ड इंडेजर ओके खुशी बॉन्ड इंडेजर याद है ना इट्स एग्रीमेंट बिटवीन अ बॉन्ड होल्डर एंड बॉन्ड इशूअर ओके तो हाँ ये सर. ऐसा चीज है ना जो ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होने वाला तो मैं क्या करूंगा पता है क्लाइंट से ना स्टार्टिंग में ही मैं मांग लूंगा कॉपीज इसका कि भाई क्लाइंट सुन मैं जैसे बार बार चीज मांगू इससे अच्छा तू अभी दे यार ओके तो मैं हर साल की ये नहीं मांगूंगा एज अ ऑडिटर आई विल कीप दिस इन अ परमानेंट फाइल ओके एक होता है जिसको बोलते हैं करंट फाइल जो मैं आपको अभी बता रहा हूं डेफिनेशन नंबर 25 परमानेंट फाइल के साथ एक और फाइल आएगा 24 करंट फाइल अभी करंट फाइल क्या होता है मालूम है इट्स फॉर द ईयर ओके अब मेरी बात सुन अभी अगर ये फॉर द ईयर बोलता है मतलब क्या है जितना भी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन हुआ है एग्जाम्पल क्या क्या आएगा इसमें आपका जो बोर्ड मीटिंग हुआ था वो उसका कॉपीज दे दे भाई मेरे को ओके तुम्हारा जो एजीएम हुआ था जो समरी बनाया होगा वो मेरे को दे दे जितना भी डॉक्यूमेंट्स एग्जाम्पल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पीपल ओके जो भी तुम्हारा हुआ था वो मेरे को देख के रखो मैं लिखूंगा या तो मैं जो भी मेरे पास कंफर्मेशन है वो मैं इस फाइल में रखूंगा और प्लीज याद रखना ये करंट फाइल अगर मैं 2024 के लिए बना रहा हूं तो मेरे को 2025 में आई हैव टू क्रिएट वापस दिस फाइल क्योंकि करंट फाइल हर बार चेंज होगा जबकि परमानेंट फाइल एक बार अगर बना लिया आपने तो जब तक उस क्लाइंट प्लेस पे हो आप उसके पास ही रखोगे आप उसको चेंज नहीं करोगे हेलो रितिका समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ यस सर. रितिका तेरे को ऑडिट था रितिका कभी टीवाई तक ऑडिट पढ़ा हाँ हाँ. पढ़ा है इतना डीप में नहीं ना नहीं इतना डीप में नहीं. चलो अभी ना मैं सोच रहा हूँ आप लोग को डायरेक्ट लेना एक मिनट ये किधर गायब हो गए हाँ अभी एक बहुत अच्छा है एक मिनट जस्ट गिव मी मिनट प्लीज चलो ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका कम से कम 4-5 डेफिनेशन हो जाएगा ऑडिट रिस्क पढ़ा ऑडिट रिस्क प्लीज मेरी बात समझो ये भी एक मॉड्यूल है मैं एक मॉड्यूल एक ही दिन में नहीं पढ़ा सकता मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट में ये खत्म करना पड़ेगा तो आप बस वर्ड्स पे ध्यान देना बस ओके ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है इट इज ऑडिटर्स रिस्क दैट ओपिनियन कैन गो
रॉन्ग। मेरा ओपिनियन रॉन्ग हो सकता है भाई। अभी जब ओपिनियन रॉन्ग होगा तो जब मैं ऑडिट रिस्क की बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा ना। जैसे आपको ऐसा लगता है कि यार क्या पता मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया तो सेम ऐसा क्या है मालूम है, प्लीज मेरी बात समझना। तो ऑडिटर को ना हमेशा तीन चीज पे हमेशा फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, इसको मैं अब से आईआर बोलूंगा। दूसरा कंट्रोल रिस्क, सीआर। और नेक्स्ट एक बोलूंगा डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, ओके। आराम से मेरी बात समझो। मतलब अगर आपको कभी भी कोई ऑडिटर अगर ऐसा बोले कि भाई मैं आई एम फेसिंग दिस ऑडिट रिस्क, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसका ओपिनियन रॉन्ग जा सकता है, ओके। ये लाइन में इसके बाद ही है ना, हाँ सही। एक मिनट, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, कुछ पॉइंट मिस नहीं हो रहा। ये वाला लिख दिया। आराम से समझता हूँ। सबसे पहले एकदम बेसिक से चालू कर दो। लेट्स डिस्कस अबाउट डिटेक्शन रिस्क, ओके। आराम से मेरी बात समझो। डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये होता है दैट ऑडिटर ऑडिटिंग तो कर रहा है, उसका ऑडिटिंग तो चालू है बॉस, वो ऑडिटिंग कर रहा है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, उसका जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, वो कुछ चीजें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नॉट एबल टू डिटेक्ट, नॉट एबल टू डिटेक्ट, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा उसका रिस्क वो लग रहा है कि यार मैं ऑडिटिंग तो कर रहा हूं, मेरा ऑडिट प्रोसीजर शायद ऐसा है ना कि कुछ चीजें वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओके। एक बार ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी क्लाइंट पे, ये क्लाइंट पेन पेंसिल बनाता, गूगल पे अकाउंट्स रिसीवेबल में चेक कर रहा था, ओके, एंड आई वाज इंटर्न। उधर पे किसी लेट्स से कोई एक डेटा था जिसका एक्स नाम था, उसका ना कुछ 50 लाख रुपया दिख रहा था कि ये लोग ने सेल किया। अब ऑब्वियसली वो मेरे को कंफर्मेशन भेजेगा, मैंने कंफर्मेशन भेजा और मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड भी हुआ, कंफर्मेशन रिसीव्ड भी हो गया और उसमें 50 लाख ही लिख के आया। द मोमेंट आई शोन दिस टू माय पार्टनर कि सर कंफर्मेशन रिसीव्ड है 50 लाख का, मतलब हर बार ना पार्टनर्स अलग अलग होता है, मतलब बहुत सारी टीम्स के साथ यू नीड टू वर्क। सिंस आई वाज वेरी यंग, पार्टनर ने कुछ नहीं किया। पार्टनर ने एक पेज लिया, उसको बोला बेटा ये जो कंफर्मेशन था, बोला बेटा इस पूरा पेज ना, ये जो तू मेरे को दे रहा है ना, मैं ये पेज 50 रुपए में बना सकता हूँ। और क्या है मेरे को बताओ, एक तो कलर प्रिंट आउट है, दूसरा स्टैम्प बनता है 30 रुपए में। तो 30 रुपए 50 रुपए की चीज को तो मेरे को कंपेयर करने बोल रहा है 50 लाख, मैं कैसे अश्योर करूं। मतलब पार्टनर्स को ना उस टाइम पे ये लग रहा था कि मेरा जो ऑडिट प्रोसीजर है दैट वाज नॉट इनफ, कि ये सच में इसका पेंडिंग है कि नहीं। तो पार्टनर ने मेरे को बोला सबसे पहले चेक दिस इनवॉइस, दूसरा इसको पास्ट पैटर्न चेक कर, इसको कब कब सेल्स किया है और कब कब पैसा मिला। तीसरा बोला कंफर्मेशन के नाम पे उसको भेज, उसको बोल कि मेरे को तेरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट चाहिए कि सच में 50 लाख दिख रहा है क्या। नॉर्मली ये वहीं से मिला था। आप प्लीज मेरी बात समझो, ये राइट ही था, ये क्लाइंट नहीं दिया था। बट ऑडिटर को हमेशा क्या होता है मालूम है, उसको ये लगता है कि अगर ऑडिट प्रोसीजर से अगर ये डिटेक्ट नहीं हुआ तो कहीं ये फ्रॉड तो नहीं होगा, तो वो ओपिनियन के टाइम पे ऑलवेज ना यही सोचेगा कि यार ये ऑडिट रिस्क तो नहीं है। तो ऑडिट रिस्क में एक रिस्क आता है तुम्हारा डिटेक्शन रिस्क, ओके। दूसरा कंट्रोल रिस्क। अभी कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क इज सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपने वॉचमैन रखा है बिल्डिंग के नीचे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि चोरी नहीं होने वाला। मतलब आपने इंटरनल कंट्रोल सेट करके रखा हो, बराबर, वो इंटरनल कंट्रोल सेट है, बट दे आर नॉट able to मैनेज द कंट्रोल रिस्क। द कंट्रोल रिस्क मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं रे, ये हो ही नहीं पाएगा। अब प्लीज समझो, ये ऑडिटर्स का जजमेंट है, वो बोल रहा है कि नहीं रे, अगर इंटरनल कंट्रोल अगर रखा भी हो ना तो शायद ऐसा पॉसिबल है
कि तो भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, मतलब कंट्रोल रिस्क में कंट्रोल है ऑलरेडी, लेकिन आपको फिर भी रिस्क लग रहा है। नेक्स्ट है मेरा इनहेरेंट रिस्क। मेरी बात समझना, अगर आपको ये इनहेरेंट रिस्क अगर आए समझ में, अगर एक बात बताओ इसका मतलब क्या होता है। ऑडिटर विल ऑलवेज अज्यूम कि तुमने इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट ही नहीं किया, नॉट इंप्लीमेंटेड। एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा ये। आप कुछ कंपनीज होती है जिसको बोलते हैं लाला कंपनी। ओके, लाला कंपनी क्या होता है, एक ही बंदा अप्रूव कर रहा है, एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है। नॉट टेल मी वन थिंग, अगर उसका लेट्स से आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर मैं आपको बोलूं कि उसका ही जो इंटेंशन है वही उसका इंटेंट ही रॉन्ग है, इंटेंट ही रॉन्ग है, तो अगर उसका इंटेंट ही रॉन्ग है तो मैं कैसे जजमेंट दूं यार, मेरे को तो हर ट्रांजेक्शन पे रिस्क ही लगेगा। ओके, तो ये सब मिला के ना आपका होता है ऑडिट रिस्क। मतलब ऑडिटर हमेशा एक कंसर्न में रहेगा कि यार मेरा इनहेरेंट रिस्क है, मतलब अगर मैं कंट्रोल रख भी रहा हूं तो सब कुछ हो पाएगा क्या। ओके, कंट्रोल रिस्क की इंटरनल कंट्रोल है, इसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ डिटेक्शन रिस्क। उसका मतलब ये होता है कि मैं ऑडिट प्रोसीजर्स तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता ये सब चीज मैनेज हो पाएगा क्या। तो वो हिसाब से दिस वाज 26, दिस वाज 27, दिस वाज 28 एंड दिस वाज 29। हेलो, किसी को डाउट है इसमें? हेलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। सैम्पलिंग एंगेजमेंट लेटर, वर्क पेपर, परमानेंट फाइल, करंट फाइल, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। यस। नेक्स्ट डेफिनेशन 30। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल precision. Just give me a minute. प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म का ना एक सिंपल सा मीनिंग पहले तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, दैट यू शुड बी हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड यू हैव टू इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ जजमेंट्स। एग्जाम्पल हर बार ना, अभी एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई एम ऑडिटिंग समथिंग, आप अगर 100 चीजें भी अच्छे से कर लोगे ना, आपका पार्टनर या मैनेजर कोई ना कोई ऐसा चीज लेके आएगा जहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये कैसे में से मिस हो गया। मैं आपको एक प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म का एक मस्त एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पहले मंथ ऑफ आर्टिकलशिप का ये केस है। आई यूज्ड टू डू ऑडिट ऑफ वन कंपनी जो हेलीकॉप्टर्स बनाता है, हेलीकॉप्टर्स बनाता है। ओके, तो उसमें क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज बताऊं। डीजीसीए का एक रूल है, ओके, आई डोंट नो अभी चेंज हुआ होगा या क्या है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊं। अपना ये जो चॉपर होता है ना, प्लीज मेरे ड्राइंग को देख के मत हंसना, मेरा चॉपर ऐसा है। ओके, मैं ऐसा चॉपर बना रहा हूँ। सोनल, हंसना मत। नहीं सर। लेट्स से मेरा चॉपर है। श्रुति मैम, इतना ही ड्राइंग आता है अपने को, सॉरी। अपना यू आर द चॉपर, बेस्ट। पता नहीं कैसा चॉपर है बट कुछ तो है। तो मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि ना, उसने क्या किया था मालूम है, मैं आई वॉज डूइंग ऑडिट ऑफ एसेट्स और उसमें मैं डिलीशंस देख रहा था, डिलीशंस कि कितना कंपनी ने उड़ा दिया। ओके, तो अभी इधर पे क्या हुआ मालूम है कि उसके डिलीशंस में ना ये पंखा दिख रहा था, उसका फैन, उसका फैन दिख रहा था। सो मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सेल्स इनवॉइस था, सब कुछ था, वैट मारा हुआ था, बहुत आई वॉज हैप्पी हो गया। मैं मैनेजर आस्क मी, और उस टाइम में बहुत वो ऐसे बंदा था जो जिससे पूरा केपीएमजी डरता था। उसने मेरे को एक चीज पूछा कि बेटा ये किसको बेचा, किसको बेचा, सिंस आई वाज
छोटा बच्चा, तो मेरे को कुछ ना चिल्लाया नहीं। तो मैंने बोला सर सेल्स इनवॉइस देखा था, सब अमाउंट प्रॉपर था। ही इज लाइक किसको बेचा पहले, वो से बता ना मेरे को। बोला सर वो तो मिस हो गया, वो नहीं देख पाया सर। तो उसने मेरे को एक चीज बोला कि बेटा डीजीसी का एक गाइडलाइंस है कि अगर आप इसको कभी भी स्क्रैप में बेचते हो तो सबसे पहले आपको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, आपको ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ रिस्क दैट क्या पता है यही कोई रिपेयर करके अगर वापस यूज करे तो दिस विल बी अ रिस्क टू पैसेंजर्स, पायलट, जो भी है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरा प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म नहीं चला, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो मेरे को करना चाहिए था जो मेरे मैनेजर ने किया, बिकॉज उसका वो चीज डेवलप था, क्वेश्चनिंग माइंड, कि ये पहले पूछ कि फिजिकल डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पार्टी को ये लोग बेचते हैं, उसके बाद यू शुड बी हैविंग दैट प्रूफ कि ये डिस्ट्रॉय होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ रिस्क टू द पैसेंजर्स। ओके, तो ये प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपका एक्सपेक्टेशन गैप, अभी नेक्स्ट चीज में मैं सब बताऊंगा। सो उसमें ऐसा होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि डेविएशंस, ये बहुत बड़ा आपको आएगा, डेविएशंस आपके हिसाब से और क्लाइंट के हिसाब का जो डेविएशन है ना वो 10% प्लस माइनस, जबकि नॉर्मली डेविएशन ना 5% प्लस माइनस होगा ना तो चलता है, 5% तक चलता है। बट अगर आपका डेविएशन 10% तक आ रहा है तो दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे केसेस में ना आपको क्लाइंट को आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि ये क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। आई यूज्ड टू डू ऑडिट ऑफ होटल इन इंडस्ट्री ऑल्सो। तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी अगर तुम्हारा सेल्स अगर 10% से बढ़ रहा है तो तुम्हारा किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन इतना कैसे ज्यादा बढ़ गया। एक बार तो ऐसे ही कोई केस हुआ था जिसमें ये पता चला कि प्रोडक्शन मैनेजर और एक बाहर का वेंडर के साथ कोई एक बहुत भयंकर सेटिंग था, जिसमें बाहर का वेंडर इस बंदे को कमीशन देता था। दैट्स द रीजन दे यूज्ड टू चूज ओनली वन सिंगल वेंडर। ओके, तो ये कैसे निकलता, जब तक आपके पास प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म नहीं होगा आप लोग नहीं निकाल पाओगे। उसका सिंपल सा मतलब एक ही निकलता है, दैट यू शुड बी हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, दैट्स इट। ओके, चलो 31 31 31 is expectation gap, expectation gap। ओके, आज समझाता हूं एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन गैप एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक वेल्डिंग कंपनी का ऑडिट करता था, वेल्डिंग, वो वेल्डिंग का जो वायर होता है उसका कंपनी का ऑडिट करता था दिल्ली में। अभी ये भाई साहब नॉर्मली अगर अकाउंटिंग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का नहीं होता, मैनेजमेंट का होता। ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग का नहीं। ये भाई साहब इनको डिफर्ड टैक्स का एंट्री समझ में नहीं आ रहा, एंड ही वाज सीएफओ। तो मैंने बोला सर वो मैं कंसल्ट कर दूंगा अपने को आपको, बट वो मेरा काम नहीं है कि मैं आपको एंट्री बताऊं, क्योंकि आपने सीरीज ऑफ एंट्री नहीं मारा एंड दिस आर मिस्ड आउट। और एक तो आपका कैलकुलेशन नहीं है, वो कैलकुलेशन मेरा राइट नहीं है। तो वो मेरे को क्या बोलता है मालूम है, व्हेन आई अपॉइंट ऑडिटर I also assume that you will perform the consultancy service also, and he was expecting कि मैं उसको टैक्स भी बताएगा, मैं उसका अकाउंटिंग भी करेगा, मैं सब करेगा। ये ऐसा नहीं होता है भाई। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का नहीं है। आप जैसे मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कर। तो ये हो क्या रहा है, इट इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन गैप, कि भाई मैनेजमेंट मेरे को बोल रहा है कि आई ट्रीट यू लाइक अ कंसल्टेंट एंड यू शुड प्रोवाइड मी कंसल्टेंसी सर्विस आल्सो। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको एक तरीके से स्कोप लिमिटेशन भी बोलते हैं। ओके, बट एक्सपेक्टेशन गैप इज व्हाट मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, जो तुमको करना ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेशन गैप, कि मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि तू इतना तो करके मेरे को देके करके दे ही देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हेलो, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट 32। बट मैं 32 ना आपको यहां पढ़ाना चाहूंगा, इधर एक 32 जानबूझ के यहां पे लिख रहा हूं, जिस नॉन एज कंट्रोल डेफिशिएंसी।
कंट्रोल डेफिशिएंसी आराम से समझना। कंट्रोल डेफिशिएंसी मतलब क्या है? जब मैंने उसको रिस्क 1 बोला, रिस्क 2 बोला, रिस्क 3 एंड रिस्क 4 बोला, ये भाई ने मेरे को बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। वो मेरे को बोला रिस्क 1 के अगेंस्ट पे C1 है, इसके नीचे 2 है, इसी को बोलते हैं कंट्रोल डेफिशिएंसी। कि जो मैं रिस्क तुमको हैंडल करके दे रहा हूं, ओके, और तुमने उसके अगेंस्ट में कोई कंट्रोल ही नहीं रखा, तो एज अ ऑडिटर मैं उसको बोलूंगा कि भाई तुम्हारा ना थोड़ा कंट्रोल डेफिशिएंसी का पंगा है बॉस, कंट्रोल डेफिशिएंसी। ओके, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं जितना रिस्क आपको बताऊंगा आप मेरे को उतना आंसर्स देंगे, बट आपका कंट्रोल डेफिशिएंट है, मतलब मैं ओपिनियन नहीं दे पा रहा कि क्या करूं मैं। कंट्रोल डेफिशिएंसी आया समझ में? हेलो, हाँ सर। ओके, कौन सा था ये? 32 था ना? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या दिस वाज कंट्रोल डेफिशिएंसी। सोनल मैं भगा नहीं रहा हूं ना? नहीं सर, नहीं सर। तो कहीं बाहर घूमने गई थी ना अभी? नहीं सर, पानी पी रही थी। हम्म कंट्रोल डेफिशिएंसी, अरे यार भूल गया। हाँ, ऑडिट कमेटी। सुनो, पहले क्या था मालूम? पहले ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, बस वही सब अपॉइंट करो, वही रिमूव करेगा, वही सब करेगा, बट ऐसा नहीं। अभी एक ऑडिट कमेटी क्या है पता है? ये जो कमेटी है ना, इसमें ना बहुत सारे मेंबर्स को वो लोग ने उठाया। एग्जाम्पल, ऑडिट कमेटी में कौन कौन है? सबसे पहले इसमें आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे कुछ, जिनका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने गाइडेंस के लिए वहां पे बैठे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। दूसरा, कुछ आपके टीम मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होंगे। दूसरा, इसमें ऑडिटर भी होगा, और एक बंदा होगा, एक बंदा, वो कोई भी हो सकता है आपकी कंपनी में, जिसको आप बोलोगे दैट दिस इज योर फाइनेंशियल एक्सपर्ट। एक बंदा ऐसा होगा जिसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोलोगे, और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, या तो आपका ऑडिटर हो सकता है, या तो आपके क्लाइंट का CFO हो सकता है, दोनों। आपको जिसको आप बोलना है आप उसको बोलो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीजें हो रही है समझो। नॉर्मली ऑडिट कमिटी, हाँ हाँ मैम, ऑडिटर मतलब सेकंड ऑडिटर या कंपनी का इंटरनल ऑडिटर? कोई भी हो सकता है मैम। अभी ऑडिटर में दोनों आ गया मैम, ये इंटरनल मतलब ऑडिटर बाहर भी हो वाला गया, जो हम लोग दोनों मैम, ऑडिट के दोनों लिए दोनों, अपॉइंट कर रहे इंटरनल कोई भी ऑडिटर हो भी हो सकता गया, एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो गया, दोनों है। दोनों आएंगे इसमें। ओके। ओके, अब ये लोग ने एक कमेटी बनाया। अब इसमें क्या होता है मालूम है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, मतलब फाइनेंशियल में जो भी चीजें कुछ होने वाली ना, फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्कशन, ये सब इसके थ्रू होगा। कोई भी चीज ऑडिटिंग रिलेटेड, कोई भी चीज ऑडिटिंग रिलेटेड, मतलब ऑडिटिंग मतलब क्या होगा? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गया, या तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, किसको अपॉइंट करने का? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया। अब हाँ, प्लीज कोई ये मत बोलना कि तुम ऑडिटर को उसमें मीटिंग में रखेगा तो वो तो अपने आप को बोलेगा ना, ऐसा नहीं है। जिसके बारे में बात हो रहा है उसको तो बोलना पड़ेगा ना, जा भाई थोड़ा घूम के। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, या तो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कि कौन से केसेस में ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, या तो टर्मिनेशन ऑफ ऑडिटर, टर्मिनेशन ऑफ ऑडिटर। तो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें इसी मीटिंग में होता है, इसको ऑडिट कमेटी बोलते हैं। ओके, जहां पे फाइनेंशियल रिलेटेड जितना भी, अभी जब कभी वर्ड है तो समझ जाने का, इट्स अ कमिटी, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का CFO, कंपनी का CS, ओके, CEO, ये सब लोग एक फॉर्म होता है, एक मीटिंग बैठता है, उसको ऑडिट कमेटी बोलते हैं। जहां पे जितना भी आपका फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्कशन होगा, ये सब का सब आपका ऑडिट कमेटी में डिस्कशन होने वाला है। नाउ लेट्स गो टू 34। ओके, 34 में क्या बताऊं मैं, अभी क्या बाकी है? हाँ चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट्स डिस्कस दैट। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है? आराम से समझ, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सोनल, मेरा एक बिजनेस प्लान है, चलती है? हाँ सर।
क्या है? एक्सेप्टेड, तू पहले एक्सेप्ट बोल। हाँ, एक्सेप्टेड। ठीक है, वेरी गुड। अब तू देखते हैं साथ क्या क्या होता है। चल सोनल, तेरा मेरा प्लानिंग बहुत सेट था। ओके, आप दोनों शक्ल से साउथ इंडियन दिखते हैं, ठीक है, तो अपना मुंबई में कोई काम नहीं है। अपन क्या ओके करेंगे सर। मालूम है? तो सुनना, तो सुन तो सही। अपना प्लान था लेट्स गो टू साउथ इंडिया। और अपन क्या करेगा मालूम है? कोकोनट वाटर की जगह पे ना कोकोनट काट के पानी खुद पी जाएंगे और उसमें अल्कोहल पिलाएंगे सब, और इससे पब्स में अपन देंगे। जितना भी अपना रेस्टोरेंट होता है जिसमें डांसिंग वांसिंग होता है सब उसमें अपन, सब पब्लिक वो नारियल पानी पी के सब डांस कर रहा है, लुंगी डांस, लुंगी डांस। ओके, बोल हाँ, बोल हाँ, बोल। हाँ, ओके सर। ओके, दिस इज ईयर 1 भाई, रॉकेट पैसा, पैसा ही पैसा। ईयर 2 अगेन डबल पैसा, और लतीशा देख के जल रही है अपने को दोनों को। चल ईयर 3 ट्रिपल पैसा। बट क्या है पता है, खुशी देखी नहीं जाती लोगों से। अभी ना क्या हुआ पता है, ये देख, ये लतीशा है, ये खून भरी आंखों से देख रही है अपने को। और वो क्या पता है, वो उस इस जगह की जहां पे अपन का, वो वहां की कलेक्टर है। तो वो बोल रही है क्या चल रहा है, ये सब कल से बंद करना पड़ेगा। अब क्या पता है, उसकी खून भरी निगाहें ना यहाँ पे अपने को दिखने लगी। लतीशा माइक म्यूट करके हंस रही हाँ अभी वो खून भरी निगाहों से उसको देख रही है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा मालूम है, थोड़ा समझ। जैसे ही उसने ये बोला ना कि ये कल से बंद करना पड़ेगा, अब क्या हुआ मालूम है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है, थोड़ा समझना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ना एक अकाउंटिंग अजम्पशन, एक अकाउंटिंग अजम्पशन है जिसको ऑडिटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। इट्स अ अकाउंटिंग अजम्पशन। ये बोलता है आप अकाउंटिंग हमेशा ये सोच के करो, ये सोच के करो कि आप फ्यूचर में भी यू आर गोइंग टू ऑपरेट, आप फ्यूचर में भी ऑपरेट ये करने वाले। लेकिन एक बात बता, जैसी ईयर 3 में इस लतीशा का खून भरी आंखों ने अपने को देखा, तेरे को लगता है ईयर 4 में अपन ऑडिटिंग कर पाएंगे? मतलब नहीं सर, नहीं कर अकाउंट्स कुछ पाएंगे। होगा? कुछ भी नहीं होगा, दिस विल बी ए जीरो। तो इस बार लेट्स से अपनी ऑडिटर, ये अपनी ऑडिटर खुशी है, और खुशी हंस रही है, बोलती है मैं जैन थी, मैं वैसे भी दारू नहीं पीती, अच्छा हुआ बिजनेस बंद हो गया। खुशी हंसे जा रही है। खुशी क्लास में है कि नहीं पता, ओ सर। खुशी हंसे जा रही है ऐसे। ओके, वो हंस रही। खुशी बोलती है बहुत सुन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट वैलिड। नॉट वैलिड क्यों बोला उसने? नॉट वैलिड इसलिए बोला कि यार तुमने जो अकाउंट्स बनाया, तुमने ये सोच के बनाया है कि तुम नेक्स्ट ईयर भी ऑपरेट करने वाले हो, बट तुम ये नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे तुम लोग। तो आप अब इस बार आपका जितना भी असेट और लायबिलिटी है, आप सब इसको मार्केट वैल्यू पे लिखो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट। सब मार्केट वैल्यू पे लिखो, बिकॉज अब समझा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब इट्स अजम्पशन दैट एंटिटी विल ऑपरेट इन द नियर फ्यूचर। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नियर फ्यूचर तो अपना है ही नहीं ना, क्योंकि ईयर 3 में तो वो बोलता है तुम्हारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड ही नहीं है, तो तुम्हारा सब अकाउंट्स जैसा मैं बोलूंगी वैसा बनाना पड़ेगा। इसमें नॉर्मली ये होता है कि जितना आपका असेट्स एंड लायबिलिटी, आप सब उसको हिस्टोरिकल वैल्यू कुछ नहीं, सब आप मार्केट वैल्यू पे लिखोगे, और अजम्पशन ये लोगे कि नेक्स्ट ईयर हम नहीं आने वाले हैं, हम जा रहे हैं। सोनल, सॉरी फॉर द बिजनेस बाय बाय क्लास। सर। नेक्स्ट टाइम से अपन काजल लगा के घूमेंगे, ताकि लतीशा की खून भरी निगाहें ना अपने को देखता। सर, खुशी देखी नहीं जाती हमारी लोगों से। तो खुशी को देखी, खुशी क्या बोल रही है, खुशी देखी नहीं जाती? अरे अरे, खुशी मतलब हैप्पीनेस। मैं समझ गया सब, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्या सर, जानती भी नहीं मैं ऐसा उसमें सीएफए में झगड़ा ना, लगा रहे हो? मैं सीएमए में ऐसा झगड़ा लगाता नहीं, तो प्रोफेशनल बैच है। कभी ना आप लोग मेरा श्रुति मैम, आपने कभी मेरा सीएमए का लेक्चर देखा है क्या आपने? जो पहले पे वाला जो आपने नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर में भेजा था, वो एक देखा है। सीएमए का लेक्चर था। सीएमए का एक ही देखा है सर। आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर भेजा था ना, आप जब कभी ना आपने वो देखना, सीपीए स्टार्ट नहीं आपको किया ऐसा था। उसमें तो चलो बच्चे नहीं थे,
मेरे सीएमए के बच्चे जब कभी कभी बैठे होते हैं ना, जब मैं आप लोग को जब पढ़ाता हूँ, तो मैंने कार्तिक से बात की है ना, मुझे थोड़ा तो आइडिया है। मेरा टीचिंग स्टाइल एकदम अलग है वहां पे। मतलब लिटरली पीपल कॉल मी दैट आई एम स्टैंड अप कॉमेडी। यहाँ पे तो मतलब प्रोफेशनल्स आते हैं, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। बट मैं कसम खा के बताता हूँ, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं इसलिए इसमें जोक ही नहीं मारता है बैच में। क्या क्या पता खुशी उठ के भाग गई तो क्लास में बोले कि पागल है क्या, मैं पढ़ने आई थी, ये जोक मारता। नहीं सर। ठीक है, अगला जोक तुझ पे देख इधर। कुछ लेटर्स की बात करते हैं, कुछ लेटर्स की बात करते हैं। ओके, समझ लो। दो लेटर्स बता रहा हूं। लेटर नंबर वन, लेटर नंबर वन इज मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट लेटर, इसको हम लोग एमएल बोलते हैं, एमएल। एक होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर, आराम से सुनना, समझेगा, ब्यूटीफुल पॉइंट्स है। ओके, तो ये क्या था देखिए। ओके, सबसे पहले एमएल का पॉइंट पर सब बता दो। एमएल क्या होता है? जब भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो फिनेंशियल तो चलता रहता है, लेकिन वो क्या करता है मालूम है? समटाइम जब भी आपका वो कंट्रोल टेस्टिंग करेगा, या तो वो कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा है, या तो वो सब्सटैंटिव टेस्टिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसको क्या लगता है मालूम है? समटाइम्स ना ही फील कि यहाँ पे कंट्रोल वीकनेस दिख रहा है उसको, कंट्रोल वीकनेस दिख रहा है। तो ऑडिटर लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कि इसको ना एमएल पॉइंट्स में डाल दो। एमएल पॉइंट्स, एमएल पॉइंट्स मतलब मैनेजमेंट लेटर एक मैं इशू करूंगा और ये इसमें डाल दो, एमएल पॉइंट्स में। मतलब ये क्या होता है मालूम है? इट्स नथिंग बट इट्स रिकमेंडेशन। इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम फ्रॉम ऑडिटर, फ्रॉम ऑडिटर टू क्लाइंट, टू क्लाइंट। प्लीज मेरी बात समझना, ये रिपोर्ट नहीं है, इट्स अ लेटर। कि भाई मैं तेरे को कुछ समझा रहा हूं, ये लेना है तो ले, नहीं करना है तो मत कर। ओके, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट लेटर। और इसको हम लोग कभी कभी जब भी पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एमएल पॉइंट्स, मैनेजमेंट लेटर पॉइंट्स। जो मैं इसको क्लाइंट्स को लिख के दूंगा कि भाई देख, मेरे हिसाब से लगता है कि ये सब डेफिशिएंट है, ठीक कर लेगा तो सही है। ओके, नाउ लेट्स कम टू मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अभी ये भाई, इसको आज के बाद ना मैं रैप लेटर बोलूंगा, रैप लेटर। सुनना, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा और रियलिटी भी बताऊंगा। भगवान के लिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग एग्जाम में वही लिखना जो बुक में। ये तो मत बन के आना, मैं रियलिटी आपको बताऊंगा कि कैसा होता है। सबसे पहले लेट्स गो टू पुस्तक प्रमाणे, मतलब बुक्स के हिसाब से जाते हैं। आ जाओ, बुक्स क्या बोलता है सुनना। बुक्स ऐसा बोलता है, बुक्स बोलता है कि जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट होता है, वो इसको ये लेटर ऑडिटर को देता है। वो उसको ये बोलता है कि देख यार, जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन तुझको दिया है वो ट्रू है एंड करेक्ट है, बेस्ड ऑन माय नॉलेज, बेस्ड ऑन माय नॉलेज, माय नॉलेज। नेक्स्ट, जितना भी मैंने एस्टिमेट किया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये मैंने अपने हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट लिया। लास्ट में वो लिखता है अगर कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेगा, तू टेंशन मत ले। और एक बात बताऊं, ऑडिटर तब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देता है जब तक उसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं मिलता। फिर से सुन, मैं क्या बोला सुन। ऑडिटर तब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा जब तक उसको उसको रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं मिलेगा। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये लेटर जब एक क्लाइंट लिख रहा होता है ना, तो उस पे अपना वो साइन मार के देता है। सुन मेरी बात, वो साइन मार के दे देता है। अगर उसने एक बात बता, उसने तेरे को साइन मार के दे दिया है, इसका मतलब कल को कुछ हुआ, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्लाइंट। क्लाइंट विल रिस्पॉन्सिबल।
अब ये क्या करेगा पता है, ऑडिटर बोलेगा ये सिग्निफिकेंट प्रूफ है मेरे लिए कि इसने तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दिया, अब मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है जिसमें ये बोला जाता है कि क्लाइंट ऑडिटर को देता है, करेक्ट, वो ये बोल के देता है कि देखो जितना भी इंफॉर्मेशन दिया, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं संभाल लेगा, मेरा ही मिस्टेक है, तुम्हारा कोई मिस्टेक नहीं है, तुमको जो इंफॉर्मेशन राइट चाहिए था मैं तुमको सब दिया। वेलकम टू रियलिटी। ओके, प्लीज ये बुक का ही लिखना, रियलिटी वाला कुछ लिख के मत आना, नहीं तो मेरा पोपट होगा। रियलिटी क्या होता है सुनो ध्यान से। ऑडिटर लेटर ड्राफ्ट करेगा, ये ऑडिटर लेटर ड्राफ्ट करता है, ये ड्राफ्ट ऑडिटर करेगा, ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है, क्लाइंट को बोलता है चुपचाप साइन मार, क्या लिख रहा हूं, सिंह, साइन मार, चुपचाप साइन मार और मेरे को दे दो। कुछ गोलमाल समझ में आया क्या? ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल में, नहीं समझा? लतीशा क्या क्या है, मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि झोल है? लतीशा हाँ मतलब क्लाइंट ने खुद के मर्जी से नहीं दिया ना। क्या क्या क्या? ऑडिटर ने क्लाइंट को बोला ना कि चुपचाप साइन करके दे दे। हेलो। हाँ बोल बोल। हाँ तो फिर समझाएंगे तुमको। पहले वाले केस में क्या बोला, बुक क्या बोलता है, क्लाइंट लिखेगा कि सब कुछ राइट है, सब कुछ राइट है, ऑडिटर को दे दिया। रियलिटी में सोच क्या होता है, मतलब ऑडिटर वही पॉइंट्स पे साइन करवा रहा है जिसपे ऑडिटर को साइन करवाने का। अभी एक ही मतलब हुआ ना, मैं बना के दिया, क्लाइंट साइन मांग रहा था, मतलब किसने किसने बनाया, किसने, क्लाइंट ने बनाया। कोई लेटर अगर ड्राफ्ट करके, मैं तो वो सिर्फ मेरे को ड्राफ्ट करके दिया ना, अगर उस लेटर पे मैं साइन मार रहा हूं मतलब मैंने एग्री किया ना, और मैं ऑडिटर को वो चिटका दूंगा कि हाँ ऑडिटर ले लिया। ये ऐसा होता है रियलिटी। कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, आप भी ऐसे करते हैं या आप बुक्स वाले? हम इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे फिर। सर मैं तो सीपीए बना भी नहीं हूं, अभी से मेरा लाइसेंस मत उजाड़ो। हाँ हाँ था। हाँ एग्जैक्टली मतलब। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो क्या पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था? 34, 35 एंड 36। सर हाँ सर। मैं थोड़ा कुछ काम आ गया सर, मैं थोड़ी सी जी सर, कल। ओके सर। रिकॉर्डिंग से देख लेना थोड़ा सा। ओके सर। आई थिंक सर 10 मिनट ही है, और तो आप पीछे का देख लीजिएगा। ठीक है सर। कौन सा, मैं गजनी हो गया उसको, 37, पॉइंट नंबर 37। नेक्स्ट है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स बस कुछ पॉइंट ही है, मेरे को लगा था 50 है बट 40 में हो जाएगा। ओके, बाद में आएगा तो आई विल टीज दैट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, प्लीज मेरी बात समझिए क्या होता है। नॉर्मली जब मैं ऑडिट की बात करता हूँ ना, तो मैं ऑडिट बोल रहा हूँ फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। ओके, या तो जब मैं ऑडिट भी बोलता हूँ तो समटाइम्स वो इंटरनल ऑडिट भी होता है। लेकिन जो AUP आपको बोल रहा हूँ ना, एग्रीड अपॉन द प्रोसीजर्स, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कोई क्लाइंट है, उसको सिर्फ ना क्या चाहिए पता है, उसको इन्वेंटरी का सर्टिफिकेट चाहिए बस, कि मेरे को बस ये सर्टिफिकेट दो, आपके वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दो कि ये $1 लाख का है क्या। तो आप क्या कर रहे हो पता है, यू आर जस्ट डूइंग एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, उसको आप सर्टिफिकेट दे दो कि ये राइट है कि नहीं, एग्रीड प्रोसीजर्स। या तो वो बोलता है कि मुझे ना एक 3 मंथ्स का लेट्स से जैन टू मार्च मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ रिव्यू चाहिए, ऑडिट नहीं चाहिए, सिर्फ रिव्यू। और जब मैं रिव्यू की बात करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ
फ्यू अकाउंट्स की ऑडिट की बात कर रहा हूँ एंड आई डोंट वांट टू यू टू रिपोर्ट कि ट्रू फेयर क्या है, मुझे बस ये बता एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट। इसको समटाइम्स ना एक और नाम से बुलाते हैं लिमिटेड रिव्यू। लिमिटेड रिव्यू। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल लेता हूं, सुनना। एग्रीड अपन प्रोसीजर्स क्या क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझो। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी। ओके, एबीसी चाइना में, चाइना में इसका ऑडिटर पीडब्ल्यूसी है। एबीसी के बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, बहुत सारे सब्सिडरीज हैं। अभी लेट्स से एक सब्सिडरी एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तो अब क्या होता है मालूम है, एबीसी अपने सब बच्चों को बोलता है देख यार, यू गाइस आर ग्रुप कंपोनेंट्स। ग्रुप कंपोनेंट्स मतलब तुम लोग मेरे बच्चे लोग, लेकिन मुझे ना तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम बच्चों पे ट्रस्ट नहीं है। तो मैं जिस जिस ऑडिटर को बोल रही हूँ ना, तो वो लोग जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बस आप वो काम करके दो। तो ये जो जेड था ना, इसका ऑडिटर केपीएमजी है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर केपीएमजी। तो पीडब्ल्यूसी चाइना क्या बोला मालूम है, बोलता है एक केपीएमजी सुनना, मुझे ना बस 5 अकाउंट्स का या सिर्फ 5 पॉइंट्स का प्रॉपर ऑडिट चाहिए, वो करके दो। मुझे एक बात बताओ, क्या ये फुल फ्लेजेड ऑडिट हुआ क्या? नहीं ना, नहीं सर। फुल फ्लेजेड ऑडिट नहीं हुआ ना। तो इसको बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, मतलब किसी ने अपने को कुछ काम दिया एंड वी आर डूइंग दैट, दैट्स इट, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। ओके, 5 पॉइंट दिया, उसने बोला भाई 5 पॉइंट पे काम कर, उसके बाद कुछ मत कर, बस हो गया, इतना ही। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। टेंशन मत लेना, 2 मॉड्यूल में पूरा चैप्टर ये छाया हुआ है, और दोनों मॉड्यूल में ये सब बताऊंगा मैं कि इसमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आई थिंक, एक मिनट, लेट मी, ठीक है ठीक है, आई थिंक इतना नहीं गया अपना, मेरे को 50 लग रहा था, बट आई थिंक वी आर क्लोजिंग 37 था। लेट्स गो ऑन 38। 38 कट ऑफ प्रोसीजर्स। कट ऑफ प्रोसीजर्स, आराम से मेरी बात समझना, कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या था। एग्जाम्पल समझ, अब 2000, अब 2024 में, ओके, और आप ये बोल रहे थे, मैं कुछ इनवॉइसेस का आपको नंबर दूं, इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ध्यान से बात समझ। कंपनी बोलता है कि मेरा ना, मेरा जो रेवेन्यू पॉइंट है ना, रेवेन्यू पॉइंट, रेवेन्यू पॉइंट वो कुछ ऐसा है कि जब तक कस्टमर को गुड्स नहीं बोलता ना, इसको एफओबी डेस्टिनेशन भी बोलते हैं, ये आप फार्म में पढ़ोगे, एफओबी डेस्टिनेशन। जब तक कस्टमर को गुड्स नहीं मिलता तब तक मैं रेवेन्यू बुक नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू बुक माई रेवेन्यू जब तक कस्टमर को बुक नहीं मिलता, सॉरी, जब तक कस्टमर को गुड्स नहीं मिलता। मैं ना आपको डेट ऑफ इनवॉइस बता दूं, नहीं, डेट ऑफ दिस मोमेंट पे कस्टमर को रिसीव हो, ओके, ऑर्डर रिसीव 31/12/24, 30/12/24, 1/1/24, 2/1/24 एंड 28/12/24। प्लीज याद रखना, मैंने आपको सेल्स का टोटल मांगा था, तो आपने सेल्स का टोटल मेरे को $20,000 दिया, विच इंक्लूड्स दिस इनवॉइसेस। मतलब 2024 का सेल्स जब किसी ने मेरे को पूछा, तो मैंने उसको बोला 20,000 सेल्स का अमाउंट है। बट एक बात बताओ, क्या ये टोटल अमाउंट 20,000 आना चाहिए था क्या 2024 में? हाँ, नहीं नहीं, नहीं इसमें से 2 इनवॉइसेस ऐसा था ना, जो ये 2 इनवॉइसेस मेरा आना चाहिए था। तो 1 मिनट यार, मैं भी क्या पागल हूँ, ये 25 लिखना था मेरे को, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, 25।
25 ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, ये रिकॉर्डिंग किधर होना चाहिए था? 2025 में, करेक्ट है। बट ये रिकॉर्ड किधर हुआ? 2024 में, गलत था। करेक्ट। तो कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब क्या होता है मालूम है? एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड, should be recorded in correct accounting period, that is something known as cutoff. बस ये ओके। एक और है, थोड़ा सेटल कर देते। 40 है, अकाउंट्स का पार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम टाइम जाएगा बस। 39 इज subsequent events okay, those who are fast students इनको बहुत अच्छे से ये आता होगा। सुनो, अब मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास लाइन मारने के लिए स्केल नहीं है, तो मैं कुछ इंडियन जुगाड़ लगा रहा हूँ इसी के लिए। सुना, ध्यान से देखो। 1/1/24 से अकाउंट आपका चालू, 31/12/2024 को खत्म हो। अब जनरली क्या होता है मालूम है? जनरली क्या होता है कि आपका ये ऑडिट रिपोर्ट इशू करने का डेट आ गया, इशू डेट आ गया। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आ रहा है आपका 30th मार्च समझ ये। लेकिन एक बात बताओ, ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इसमें बहुत सारा पॉइंट्स आता है, वी विल डिस्कस। मेरे को अभी ये सिखाना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते किसको। सब्सिक्वेंट इवेंट एक ऐसा डेट होता है अकाउंट्स क्लोजिंग से लेके जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर रहे, इसके बीच में जो भी इवेंट्स होता है, that all the events are called as subsequent events। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज है, फाइल में भी है और ये ऑडिटिंग में भी आपको एक चैप्टर आएगा पूरा। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में किसको बोला? एक ऐसा इवेंट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो भी कुछ ट्रांजेक्शंस हुए, दैट ऑल आर टू बी नोन एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स। हेलो, क्या ये समझा? मैं देखता हूँ मेरे को 40 कंप्लीट करने का है यार। हाँ कोई ना कोई तो वर्ड एक होएगा ना। गोइंग कंसर्न भी हो गया। एक पढ़ा, मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं था मेरे इसमें, बट मेरे को 40 मार्च 25 आएगा ना? हाँ, ले 25 ओके। बस खुश, तू खुश है बस लाइफ में, खुश हाँ 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 पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नहीं तो सर खून भरी आंखों से देखेगी हमें। उसे खून भर देख, मैं उसको ऑडिटर बनाना मैं चाहता हूँ। आई एम डेवलपिंग हर प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म, समझी तू? थैंक यू एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, बस लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। देखो सुन, नॉर्मली जनरली जब मैं ऑडिटर की बात करता हूँ, पूरा टीम तो साइन नहीं मारेगा। ऑडिटर का जो सबसे मेन बंदा होता है ना, वो होता है साइनिंग पार्टनर। जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही विल साइन, ओके, इसको बोलते हैं साइनिंग पार्टनर। लेकिन समटाइम्स क्या होता है मालूम है, तुम्हारा क्लाइंट ना हाई रिस्क क्लाइंट है। लेट्स से तुम्हारा क्लाइंट इशूअर, एग्जांपल, मतलब उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं और भी कुछ कंडीशंस होती है, विच वी विल डिस्कस, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है। तो अब क्या होता है मालूम है, ये बस क्या करता है मालूम है, इसको हम लोग ना EQCR भी बोलते थे, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, EQCR। ओके, अभी क्या क्या होता है मालूम है, ये बस ये देखता है कि जो भी तुमने ऑडिट कंडक्ट किया था, ये रूल्स के हिसाब से था या नहीं था, इसका काम हुआ। अभी एग्जाम्पल, जो साइनिंग पार्टनर होगा वो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा वो ऑडिट करेगा, वो रिव्यू करेगा।
एंगेजमेंट क्वालिटी पार्टनर क्या करता है मालूम है कि तुमने ऑडिट ठीक से किया है कि नहीं किया, तुम समझे। साइनिंग पार्टनर ये देखता है कि क्लाइंट ने जो तुमको डेटा दिया उसके हिसाब से तुमने ऑडिट किया है कि नहीं किया। जबकि जो EQCR होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू होता है, वो ये देखता है कि तुमने ऑडिट प्रॉपर किया था कि नहीं किया था। आई होप तुमको समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस। साइनिंग पार्टनर उसका रिस्पॉन्स, कल को जेल में जाएगा तो साइनिंग पार्टनर जाएगा, तो वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट छान मार डालेगा। वो बोलेगा भाई मेरे को पहले तो ये बता कि पूरा ऑडिट तूने किया है क्या, सब नंबर्स राइट है, असर्शन चेक कर लिया, सब कर लिया। जबकि जो EQR होता है, हम लोग इसको EQCR बोलते थे, हम लोग कंट्रोल बीच में डाल देते, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोलर रिव्यूअर। यहाँ पे मैं सिर्फ EQR लिख रहा हूँ, EQR। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि ऑडिट कंडक्ट प्रॉपरली हुआ था क्या आपको मेरी बातें समझ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके, अगर समझ रही है देन वी विल मीट ऑन सैटरडे। कल लेक्चर नहीं, बिकॉज आई एम इन अहमदाबाद टुमारो। ओके, बाय, ओके सर। गुड नाइट। सर सैटरडे को कभी रहेगा ओके सर। लेक्चर? मैं बोलता हूँ, ठीक है, ओके ओके। सर ये नोट्स अपलोड कर दो। अब भी भेजता हूँ, अब भी भेजता हूँ।